इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां टिड्डियों ने हमला बोल दिया है। टिड्डियों का ये दल हरियाणा से छावला बिजवासन होते हुए दिल्ली के द्वारका के ऊपर पहुंच गया है। दिल्ली के साथ साथ गुरुग्राम के भी कई इलाकों में टिड्डियों ने बड़ा हमला बोल दिया है। टिड्डियों के दल ने हरियाणा के झज्जर में कोहराम मचा रखा था और अब से कुछ देर पहले 10 किलोमीटर लंबा टिड्डियों का ये दल दिल्ली एनसीआर में पहुंच गया है। तो ये इस वक्त की अहम खबर, दिल्ली के द्वारका पहुंचा है टिड्डियों का ये दल। गुरुग्राम में भी टिड्डियों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। टिड्डियों ने कोहराम मचाया हुआ है और इस सब के बीच बड़ी खबर है कि हरियाणा से अब दिल्ली में एंट्री कर गया है टिड्डियों का ये दल। तो द्वारका पहुंची हैं टिड्डियां हरियाणा से। दिल्ली के साथ साथ गुरुग्राम के भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर टिड्डियों ने बड़ा हमला बोला है। टिड्डियों के दल ने हरियाणा के झज्जर में कोहराम मचा रखा था और अब से कुछ देर पहले 10 किलोमीटर लंबा टिड्डियों का यह दल दिल्ली एनसीआर में दाखिल हो चुका है। तो 10 किलोमीटर लंबा यह दल बताया जा रहा है टिड्डियों का, जो दिल्ली और एनसीआर में दाखिल हो चुका है। इससे पहले हरियाणा के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस दल ने कहर बरपाया। बताया जा रहा है कि गुरुग्राम के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर टिड्डियों के इस दल को देखा गया है। टिड्डियों के इस दल ने हमला बोल दिया है और अब ये दिल्ली एनसीआर में एंट्री कर चुका है। दिल्ली एनसीआर में 10 किलोमीटर लंबा टिड्डियों का ये दल पहुंच गया है। अब से थोड़ी देर पहले 10 किलोमीटर लंबा टिड्डियों का ये दल दिल्ली एनसीआर में घुस चुका है। इससे पहले कई और राज्यों में टिड्डियों का ये दल कोहराम मचा चुका है, जिसमें राजस्थान भी शामिल है। और इस सब के बीच बड़ी खबर यह कि अब हरियाणा में कोहराम मचाने के बाद दिल्ली एनसीआर में भी दाखिल हो चुका है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बहुत लंबा 10 किलोमीटर लंबा टिड्डियों का यह दल बताया जा रहा है, जिसने पहले गुरुग्राम के कई इलाकों को अपनी चपेट में लिया, उन इलाकों में जमकर तबाही मचाई और उसके बाद अब आगे बढ़ते हुए दिल्ली में भी एंट्री कर चुका है। जानकारी है कि दिल्ली का जो द्वारका इलाका है वहां पर पहुंचा है टिड्डियों का यह दल। हरियाणा से होते हुए अब दिल्ली में एंट्री टिड्डियों के इस दल की, और ये जो दल बताया जा रहा है वो 10 किलोमीटर लंबा, जो अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली एनसीआर में दाखिल हुआ है। दिल्ली एनसीआर की 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें दिल्ली के द्वारका, गुरुग्राम बॉर्डर, गुरुग्राम के अशोक विहार और पालम विहार में टिड्डियों की तस्वीरें सामने आई हैं। टिड्डियों का यह दल हरियाणा के झज्जर से दिल्ली में दाखिल हुआ है। ये 5 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कहां से होकर गुजरा है टिड्डियों का यह दल। पहले गुरुग्राम के कई इलाकों में इसने तबाही मचाई, हरियाणा में कई जगहों पर तबाही मचाने के बाद अब ये गुरुग्राम के रास्ते दिल्ली में दाखिल हो चुका है। दिल्ली के द्वारका की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 10 किलोमीटर लंबा टिड्डियों का ये दल कहर बरपाने को तैयार है। अशोक विहार, गुरुग्राम का ये इलाका, वहां की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। टिड्डियों को देखा जा सकता है इन तस्वीरों में। गुरुग्राम में बॉर्डर पर भी दिखाई दिया ये दल, पालम विहार, झज्जर, और अब दिल्ली एनसीआर में कर चुका है एंट्री। दिल्ली के छतरपुर में एक गांव और फार्म हाउस पर टिड्डियों ने हमला कर दिया। फार्म हाउस में लगी घास को टिड्डियां खाती हुई दिखाई दी। बताया गया कि दिल्ली के छतरपुर में टिड्डियां फार्म हाउस के अलावा खेतों में भी घुस गई। तो ये सीधा अटैक खेतों पर करती हैं, फसलों पर करती हैं। और इस बीच तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के छतरपुर की, जहां एक फार्म हाउस पर टिड्डियों ने हमला बोल दिया और फार्म हाउस में जो घास लगी हुई थी टिड्डियों ने उनको नुकसान पहुंचाया, उनको खाती हुई दिखाई दी। ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में टिड्डियों का ये दल दिल्ली एनसीआर में दाखिल हो चुका है अब से थोड़ी देर पहले। और 10 किलोमीटर लंबा ये दल जो दिल्ली के छतरपुर में भी दिखाई दिया। बताया गया कि दिल्ली के छतरपुर में टिड्डियां फार्म हाउस के अलावा खेतों में भी जा घुसी। हरियाणा के गुरुग्राम में टिड्डियों का ये दल मेट्रो स्टेशन के ठीक ऊपर मंडराता हुआ दिखाई दिया। ये देखिए, मेट्रो स्टेशन के ऊपर और आसपास मंडराता हुआ टिड्डियों का ये दल सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के ठीक ऊपर से टिड्डियों का ये दल गुजरा। वहीं दूसरी तरफ गुरुग्राम में छतों पर टिड्डियां उड़ती हुई दिखाई दी। गुरुग्राम में टिड्डियों के इतने बड़े दल की दस्तक से लोग भी हैरान और परेशान हो गए। तो वहीं हरियाणा के किसानों को फसल बचाने की चिंता सताने लगी, क्योंकि कई राज्यों में ये टिड्डियों का दल फसलों को नुकसान पहुंचा चुका है, किसानों की मुसीबत बढ़ा चुका है। और ऐसे में अब जब ये गुरुग्राम में कोहराम मचाता हुआ दिखाई दिया तो यहां के जो किसान हैं उनको अब अपनी फसलों की चिंता होने लगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गुरुग्राम में किस तरीके से आसमान में उड़ता, लोगों की छतों पर उड़ता दिखाई दिया टिड्डियों का ये दल। तो वहीं मेट्रो स्टेशन के ऊपर भी टिड्डियों को देखा गया।
आपको बता दें, दिल्ली से पहले आज टिड्डियों का ये जो दल था वो हरियाणा के झज्जर पहुंचा था, जिसके बाद से ही खतरा दिल्ली पर मंडराने लगा था। किसानों ने फसल को बचाने की कोशिश शुरू कर दी और साथ ही वहां किसानों को अलर्ट करने के लिए मुनादी की गई। किसानों को यह बताया गया कि वो अपनी फसलों को लेकर अलर्ट रहें। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये जो टिड्डियां हैं वो सीधा अटैक करती हैं फसलों पर, फसलों को नुकसान पहुंचाती है। और ऐसे में किस तरीके से किसानों को अलर्ट किया गया वो आप इस सायरन के जरिए भी सुन सकते हैं। और उसके बाद किसानों ने अपनी फसलों को बचाने की कोशिश शुरू की। सब जमींदार अपना अपना खेता में पहुंच जा। ट्रैक्टर पर डीजे बाजन दे, या ट्रैक्टर नहीं है तो अपनी थाली लेके जा। इस बीच आपको बता दें, हरियाणा में टिड्डियों का ये कोराम लगातार जारी है। गुरुग्राम में हमला करने के साथ ही टिड्डियों का एक दल फरीदाबाद तक भी पहुंच गया, जबकि पहले से टिड्डियों के कई दल रेवाड़ी और झज्जर में भी खेतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की। हरियाणा के गुरुग्राम की तस्वीर, मेट्रो स्टेशन के ऊपर से गुजरता टिड्डियों का ये दल कई मकानों पर भी दिखाई दिया। हरियाणा के फरीदाबाद भी जा पहुंचा टिड्डियों का ये दल, रेवाड़ी और साथ ही झज्जर में भी जमकर कोराम मचाया। और इस सब के बीच किसानों को अलर्ट करते हुए भी प्रशासन के जो कर्मचारी थे वो नजर आए और उसके बाद किसानों ने कोशिश शुरू की अपनी फसलों को बचाने की। टिड्डी दल आज पाकिस्तान से राजस्थान से आज हरियाणा में पहुंचा है और काफ़ी 8 किलोमीटर लंबा ये दल है। उसने जो है रेवाड़ी, झज्जर, गुड़गांवा, मेवात, महेंद्रगढ़ इस जिले में भारी नुकसान किया है। और मेरा सरकार से तुरंत आग्रह है कि फौरन गिरदावरी कराकर लोगों को जो है उनके नुकसान की भरपूर्ति की जाए और कंपनसेशन दिया जाए। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए आसमान में उड़ता टिड्डियों का ये दल जो सीधे खेतों पर अटैक करता है। लेकिन ये कहा जाता है कि अगर बहुत ज्यादा आवाज होती है, शोर के जरिए इन टिड्डियों को भगाया जा सकता है। ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहले राजस्थान से होता हुआ हरियाणा पहुंचा, हरियाणा में गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत झज्जर, रेवाड़ी कई जगहों पर, कई इलाकों पर तबाही मचाने के बाद दिल्ली एनसीआर में एंट्री कर चुका है। और अब ऐसे में दिल्ली और एनसीआर में तबाही मचाने को तैयार है टिड्डियों का ये दल, जो कि 10 किलोमीटर लंबा बताया जा रहा है। 10 किलोमीटर टिड्डियों का ये दल अब से थोड़ी देर पहले ही दिल्ली में दाखिल हुआ है, द्वारका पहुंचा है। दिल्ली एनसीआर में टिड्डियों के हमले के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि एटीसी ने पायलटों के लिए खास निर्देश जारी किए हैं। एटीसी ने विमानों के टेक ऑफ और लैंडिंग के समय पायलटों को खास सावधानी बरतने के निर्देश दिए। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर एयरपोर्ट है और उसी इलाके में टिड्डियों के हमले की वजह से एटीसी ने सभी एयरलाइंस के पायलटों के लिए गाइडलाइन जारी की है। एटीसी ने टिड्डियों की निगरानी के लिए टीम भी बनाई है जो एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों पर नजर रखेगी। और आइए बढ़ते आगे। भारत ने चीन को चेतावनी भरे लहजे में दो टूक जवाब दे दिया है कि सीमा में किसी भी तरह के बदलाव की कोशिश के बेहद गंभीर नतीजे हो सकते हैं। चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में साफ साफ कहा कि सेना के जरिए सीमा में बदलाव की कोशिश से न सिर्फ सीमा पर शांति भंग होगी बल्कि इससे द्विपक्षीय रिश्तों को भी नुकसान होगा। भारतीय राजदूत ने चीन की सरकार को संदेश देते हुए कहा कि अब ये चीन को तय करना है कि वो भारत के साथ रिश्तों को किस दिशा में ले जाना चाहता है। भारतीय राजदूत ने साथ ही गलवान घाटी पर चीन के दावे को भी सिरे से खारिज कर दिया। और चलिए हम सीधे लद्दाख रुक कर लेते हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी अरुण सिंह लगातार वहां से बने हुए हैं। अरुण, हमने देखा कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई, मेजर जनरल स्तर की बातचीत हुई, राजनयिक स्तर की भी बातचीत हुई। क्या अभी भी क्या बातचीत का ये सिलसिला बना हुआ है? देखिए, जब भी दो देशों के बीच में तनाव होता है और भारत और चीन के बीच जिस तरह के
तनावपूर्ण रिश्ते रहे हैं शुरुआत से ही। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से ही डिप्लोमेटिक चैनल्स जब कभी भी तनाव होते हैं, एक दूसरे के साथ हाथापाई होती है या कुछ जगहों पर लगभग 30-40 साल पहले एक आध बार गोलीबारी भी हुई थी, तो राजनयिक स्तर पर और राजनेताओं के स्तर पर बातचीत होती है, विदेश मंत्रियों की बातचीत होती है, अधिकारियों की बातचीत होती है। लेकिन जहां तक गलवान घाटी की बात आपने कही, अरे गलवान घाटी तो वो है जिसको लेने के लिए, अपने कब्जे में रखने के लिए भारतीय सेना ने 1962 में भी अपने खून और अपने जान की बाजी लगाई थी। वहां पर सैकड़ों सैनिकों ने जान की बाजी लगा दी थी, लेकिन गलवान घाटी को हिंदुस्तान के कब्जे से नहीं जाने दिया। हालांकि चीन ने काफी बड़े इलाके पर उस वक्त जरूर कब्जा कर लिया था, लेकिन गलवान चूंकि स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर ऐसी जगह पर है जो हम खो नहीं सकते। अगर हम वहां खो देंगे गलवान वैली पर अपना दावा, तो उसके बाद हमारे लिए बहुत बड़े एक इलाके को खतरा हो जाएगा। इसलिए गलवान वैली पर जो कर्नल संतोष बाबू और उनके साथ 20 सैनिकों ने शहादत दी है, वो वही दिखाता है कि गलवान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और किसी भी कीमत पर हम नहीं उसको जाने दे सकते। साथ ही साथ 3 मोर्चों पर एक साथ 3 फ्रंट पर चीन की सेना ने अतिक्रमण करने की कोशिश की। 3 मोर्चों पर वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उनको ऐसा लगता था कि हिंदुस्तान की सेना का ध्यान बटा देंगे और उस तरह की तैयारी नहीं होगी और हम अपनी बात मनवा लेंगे। लेकिन हम आपको बताएं कि ये जो आप पहाड़ियां देख रही हैं ना, इस वक्त बड़ी शांत दिख रही है ये, लेकिन इनके पीछे लगभग 4 से 5 घंटे की दूरी पर जो गलवान वैली है, जो पेंगोंग सो लेक है, वहां पर बहुत तापमान बढ़ा हुआ है। यहां पर ठंडी हवाएं चलती हैं। आप बर्फ देखिए पहाड़ों के ऊपर बर्फ, यहां पर इस वक्त भी बर्फ से ढके हुए हैं पहाड़ बहुत सारे, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा सीमा पर है। उसकी वजह है कि चीन की जो विस्तारवादी नीति है, चीन जो इंचिंग टुवर्ड्स इंडिया, कभी इंच में, मीटर में, फुट में आगे बढ़ता था, वो अब उसकी नजर एक बड़े इलाके पर है और वो चाहता है कि उस बड़े इलाके पर हम कब्जा कर लें। लेकिन हिंदुस्तान ने जब से वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, सड़क वहां तक गई है, दौलत बेग ओल्डी में हमने एयरपोर्ट बना लिया है, हमारे सैनिक साजो सामान वहां पहुंच सकते हैं। चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत दिन से बन रहा है, इसलिए ज्यादा मजबूत है, लेकिन हिंदुस्तान ने भी उस तरह से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है और ज्यादा मजबूत करने की जो कोशिश थी हिंदुस्तान की, वही चीन को नागवार गुजर रही है। तो 3 मोर्चों पर, अगर 3 फ्रंट पर डेप्सांग में भी और अगर पेंगोंग सो लेक में भी और गलवान घाटी, अगर 3 जगह मोर्चा खोल करके और उसको लगता है कि वो हिंदुस्तान को डरा लेगा, वो नहीं होने जा रहा है। इस बार एकदम से आई टू आई कांटेक्ट पर वहां पर सैनिक तैनात हैं और किसी भी चीन के सैनिक को आगे आने नहीं दे रहे हैं। और ये ज्यादा बौखलाहट उसकी चीन की है, क्योंकि उसको लग रहा है कि ये तो बदला हुआ हिंदुस्तान है, ये बदली हुई भारत की सेना है। बिल्कुल, ये बदली हुई भारत की सेना है, बदला हुआ हिंदुस्तान है और यही बौखलाहट चीन लगातार सीमा पर दिखाने की कोशिश कर रहा है। अरुण, आप रहिए हमारे साथ। इस सब के बीच आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी जोरों पर है। कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से मिली मदद के बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया है। चिदम्बरम ने ट्वीट करके सवाल पूछा है कि 15 साल पहले राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले 20 लाख रुपयों को अगर वापस कर दिया जाए तो क्या पीएम मोदी देश को भरोसा दिलाएंगे कि चीन जबरन कब्जे वाली जमीन को छोड़ देगा? चिदम्बरम ने आरोप लगाया कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आधा सच ही बता रहे हैं। पी चिदम्बरम ने इसको लेकर ट्वीट भी किया और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आधा सच बोलने के विशेषज्ञ हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन को 15 साल पहले मिली मदद का 2020 में चीन की भारतीय सीमा में घुसपैठ का मतलब, जिस पर मोदी सरकार की नजर है। मान लें कि राजीव गांधी फाउंडेशन 20 लाख रुपए वापस कर देता है, तो क्या पीएम मोदी देश को भरोसा दिलाएंगे कि चीन भारत की सीमा से वापस लौट जाएगा? जेपी नड्डा सच बोलें, आधे सच के साथ बीती बातें ना करें। कृपया चीन की घुसपैठ के सवालों का जवाब दें। और इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर चीन से सीमा विवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और सीधा हमला बोलते हुए उन्होंने दावा किया कि चीन ने भारत की जमीन पर 3 जगहों पर कब्जा कर लिया है। एक जगह नहीं बल्कि 3 जगह चाइना ने हमारी जमीन छीनी है। हमारे जो वीर शहीद हैं उनको बिना हथियार किसने भेजा और क्यों भेजा? अरुण हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई तब लगा कि जब सरकार कॉन्फिडेंस में ले लेगी विपक्ष को, उसके बाद इस कम से कम जो राष्ट्रीय मुद्दा है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, उसको लेकर देश के भीतर खींचतान नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार सवाल इधर से भी उठाए जा रहे हैं, उधर से जवाब भी आ रहा है, आपको लगता है कि जो एक लड़ाई है वो देश के भीतर कहीं कमजोर पड़ती है?
देखिए, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगर आप बात करिए तो वो पहले दिन से लेकर आज तक लगातार वो सवाल पूछते रहे हैं, हाँ या ना में जवाब दे प्रधानमंत्री, कि भारत की जमीन पर चीन की सेना आई थी या अंदर नहीं आई थी, क्या उसने अतिक्रमण किया है। क्योंकि राहुल गांधी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, और कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई थी, उसमें 2 रक्षा राज्य मंत्री पल्लम राजू और भंवर जितेंद्र सिंह, उन दोनों ने भी कहा, और उनका दावा था कि 18 किलोमीटर अंदर तक डेप्सांग इलाके में चीन की सेना आ गई थी। अब ये जो पेट्रोलिंग होती है, ये बड़ा मुश्किल हो पाता है कहना कि अगर चीन की सेना, जिसको उसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा जो है यहां तक हमारी है, चीन कहता है यहां तक है, हम कहते हैं यहां तक है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर यह स्पष्ट ही नहीं है कि किसका कहां तक इलाका है। ज्यादातर जगहों पर स्पष्ट है कि हमारे कहां सैनिक है और आपके कहां सैनिक है, और बीच में कौन सी जगह नो मैंस लैंड है। तो अब यह बड़ी मुश्किल हो जाती है। जैसे मैं अब ये देखिए पहाड़ी, देखिए आप, इन पहाड़ियों के पीछे, इन पहाड़ियों के बीच में लाइन डिमार्क करना कितनी मुश्किल है। सीमा रेखा खींचना बहुत मुश्किल होती है। कहीं पहाड़ी धसक जाती है, कहीं पे बर्फ पिघल जाती है, कहीं पे नदी थोड़ा बहुत रास्ता बदल देती है। तो हमेशा भारत और चीन की सेना के बीच अपनी टेरिटरी को, अपनी भूमि को लेकर के वहां पर थोड़ा बहुत तनाव होता रहता है। तो राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि 3 जगहों पर उन्होंने अतिक्रमण की कोशिश की है। अब सेनाएं आती हैं, वापस लौट जाती हैं। पहले भी इस तरह के कन्फ्रंटेशन हुए थे। सिक्किम की आप बात कर लीजिए, आप बात कर लीजिए यहाँ पर नाथुला की बात कर लीजिए, आप बात कर लीजिए यहाँ पर गलवान की बात कर लीजिए, आप बात कर लीजिए प्योंग जो पेंगोंग लेक है वहाँ की बात कर लीजिए। तमाम ऐसी जगहें पर हैं जहाँ पर दोनों सैनिकों के बीच हाथापाई होती है, और जो 93 की संधि थी उसके तहत गोलीबारी नहीं होती है, हाथ से और या तो लाठी डंडे से एक दूसरे को पीछे खदेड़ने की कोशिश होती है। तो कांग्रेस के लगातार ये आरोप हैं कि 3 जगह पे अतिक्रमण हुआ है और भारत सरकार मान नहीं रही है, बता नहीं रही है। अब उसमें सेना का और सरकार का वर्जन यह है कई जगहों पर कि ऐसा कई बार होता है कि हमारी सेना उनके क्षेत्र में जो उनका जो मानना है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यहां तक है वहां चली जाती है, फिर वो विरोध करते हैं, हम वापस लौट आते हैं, वो आते हैं, हम विरोध करते हैं, वापस लौट आते हैं। और 5 मई को जो हुआ था, 250 से 300 की संख्या में जो सैनिक थे वहां से भी आए, फिर हमारे 500 सैनिक गए। तो जो पहली बार जो हाथापाई हुई थी जिसमें कई सैनिक हमारे घायल हुए थे, उनके भी घायल हुए थे, वो 5 मई की घटना है। उसके बाद ये कई जगहों पर चीन ने कोशिश की मोर्चा खोलने की, और एक तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव कि हमारे पास आपसे बड़ी सेना है, हमारे पास आपसे बड़ा देश है, हमारी जनसंख्या आपसे ज्यादा है, हमारी अर्थव्यवस्था आपसे ज्यादा है, और इसलिए हम आपको दबा सकते हैं। उसको रोकने के लिए भारतीय सेना ने जो तैयारी की है वो अभूतपूर्व है। और गायत्री, मैं जो देख रहा हूं, इतना जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं, जो लोग भी देश के यहां तक नहीं आ पाते, उनको नहीं पता है कि हमारी एसेट कहां है, हमारी तैयारी क्या है। पूरी तरह से सक्षम है भारत की सेना, और पूरे जवाब भी दे रही है उनको जिस तरह बिल्कुल की अरुण, बिल्कुल अरुण। लेकिन इस पर अगर राजनीति होती है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपसे अपडेट के लिए हम आपके पास लौटते रहेंगे। और आइए बढ़ते आगे। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के मुनस्यारी इलाके में चीन सीमा को जोड़ने वाला पुल फिर से बना लिया गया है। ये पुल 22 जून को उस वक्त टूट गया था जब मुनस्यारी मिलम रोड में खुदाई में इस्तेमाल होने वाली मशीन को एक ट्रक ले जा रहा था। धापा के पास सेनर नाले पर बना पुल ओवरलोडिंग की वजह से पूरी तरह टूट गया था। ये पुल चीन सीमा से लगे हुए गांव के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसी पुल से सेना और आईटीबीपी की गाड़ियां जाती हैं। लिहाजा सीमा सड़क संगठन ने इस ब्रिज को 5 दिन में ही दोबारा बनाकर तैयार कर दिया है। इस पुल पर भारी वजन वाली गाड़ियों का भी ट्रायल किया गया था। तो चीन सीमा को जोड़ने वाला ये पुल है 22 जून को, जो कि टूट गया था। 5 दिन में ही इस पुल को बनाकर तैयार कर लिया गया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब ओवरलोडिंग के चलते ये जो ट्रक था उसकी वजह से ये पुल टूट गया था। चीन सीमा को जोड़ता है। पिथौरागढ़ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब 5 दिन के बाद इस पुल को बनाकर तैयार कर लिया गया है। तो सीमा सड़क संगठन ने इस ब्रिज को तैयार कर लिया है। इस पुल पर भारी वजन वाली जो गाड़ियां हैं उनका भी ट्रायल कर लिया गया है, क्योंकि ये देखिए न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये वही पुल है जो कि अब 5 दिन में बनकर तैयार हो चुका है। उत्तराखंड के मुनस्यारी से तस्वीर आपके सामने। हालांकि 22 तारीख को ये यहाँ पर जो पुल था उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये ट्रक ओवरलोडेड था और इसके चलते पुल गिर गया था। और अब बात कोरोना के आंकड़ों की। भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत के कोरोना आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो यहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा अब तक 5,08,953 हो चुका है। वहीं इनमें 2,95,881 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि अब तक कोरोना की वजह से 15,685 लोगों की मौत हो चुकी है।
फिलहाल भारत में कोरोना के 1,97,387 एक्टिव केस हैं। देश के जो ज्यादातर राज्य हैं वो कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें से कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब हालात महाराष्ट्र में हैं, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 1,52,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में दिल्ली नंबर 2 पर है, जहां पर कोरोना के मामले 77,000 के पार हो गए हैं। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु, जहां कोरोना मरीज 74,622 हैं। गुजरात चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 30,000 को पार कर गया है। और 5वें नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या करीब 21,000 हो गई है। देश भर में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों पर पीएम पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने देश में नए हिस्सों में कोरोना के मामले सामने आने पर पीएम को निशाने पर लिया और एक ट्वीट के जरिए कोरोना महामारी से जंग में पीएम पर सरेंडर करने का आरोप लगाया। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, कोरोना तेजी से देश के नए इलाकों को चपेट में ले रहा है। भारत सरकार के पास इसे हराने का कोई प्लान नहीं है। पीएम चुप हैं, उन्होंने सरेंडर कर दिया है और वो महामारी से लड़ने से इनकार कर रहे हैं। तो ये ट्वीट राहुल गांधी की तरफ से। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर अभियान से रोजगार के नए अवसर मिलने की बात कही और इसके साथ ही पीएम मोदी ने एक बार फिर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सावधानी को जरूरी बताया। पीएम मोदी ने कहा कि 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है। पीएम मोदी ने सभी लोगों से कहा कि बेहद जरूरी हो तभी बाजार जाएं और हमेशा मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलें। और अब बात दुनिया भर में कोरोना के आंकड़ों की। दुनिया भर में कोरोना मरीजों का जो आंकड़ा है 97,78,674 जा पहुंचा है। इनमें 49,32,392 मरीज ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 4,93,674 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दुनिया भर में फिलहाल कोरोना के 43,52,608 एक्टिव केस हैं। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है और दुनिया के 188 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में हैं, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। ऐसे देशों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां कोरोना के मरीज 24,67,000 से ज्यादा हो चुके हैं। वहीं ब्राजील दूसरे नंबर पर, जहां मरीजों की संख्या 12,74,000 के पार पहुंच गई है। रूस इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 6,19,000 के पार जा पहुंची है। भारत चौथे नंबर पर है, जहां पर मरीजों का जो आंकड़ा है वो 5 लाख के पार हो गया है। वहीं ब्रिटेन 5वें नंबर पर, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 3,10,000 के पार पहुंच गई है। और इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली में अब हर रोज 20,000 कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिलने की बात कहते हुए शुक्रिया भी अदा किया। केजरीवाल ने कहा कि जब तक लॉकडाउन था तब तक कोरोना कम फैला, लेकिन 15 मई के बाद से दिल्ली में कोरोना तेजी से फैलने लगा। केजरीवाल ने दावा किया कि अब दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी नहीं है। दिल्ली में 20,000 टेस्ट डेली हो रहे हैं। देश में लगभग सबसे ज़्यादा टेस्ट डेली दिल्ली में हो रहे हैं। 20,000 टेस्ट डेली। अब किसी की शिकायत नहीं आ रही है कि टेस्टिंग में दिक्कत है। टेस्टिंग एंड आइसोलेशन, हम टेस्ट करते हैं, खूब टेस्ट कर रहे हैं, जम के टेस्ट कर रहे हैं, गली गली में टेस्ट कर रहे हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कौन कोरोना का मरीज है और उसको आइसोलेट कर दो, कौन कोरोना का मरीज है उसे आइसोलेट कर दो। बहुत बड़े स्तर पे दिल्ली में चल रहा है और इसके लिए मैं खास तौर से केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें रैपिड टेस्टिंग की में मदद की। एंटीजन टेस्ट्स, उन्होंने पहले हमें कुछ किट्स दिए, अब तो हमने 6 लाख किट खुद भी खरीद लिए, लेकिन पहले एंटीजन टेस्ट शुरू करने के किट्स हमें केंद्र सरकार ने दिए, परमिशन दी, हमारा हाथ पकड़ के हमें करना सिखाया। इसके लिए हम केंद्र सरकार के आभारी हैं।
और इस बीच आपको बता दें, कश्मीर घाटी के कुपवाड़ा जिले में पुलिस ने 65 करोड़ के ड्रग्स के साथ 2 आतंकियों को धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि दोनों आतंकी सरहद पार से आने वाले आतंकवादियों को छुपने के लिए ठिकाने के अलावा हथियार और गोला बारूद मुहैया करवाते थे। पुलिस ने दोनों आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद के अलावा ड्रग्स की खेप भी पकड़ी है। पुलिस की माने तो पकड़ी गई ड्रग्स की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 65 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रिफत, कैसे मिली सुरक्षा बल को ये कामयाबी? देखिए, जिस तरीके से इंफॉर्मेशन मिली थी आर्मी और पुलिस को, और उन्होंने वहां पे जो है कॉर्ड सर्च ऑपरेशन शुरू किया और उसके बाद जो है 2 लोगों को पकड़ा गया है। जिस तरीके से पुलिस का कहना है कि वो ओवरग्राउंड वर्कर्स के तौर पे काम कर रहे थे मिलिटेंटों के साथ, और पुलिस का ये कहना है कि उनके कब्जे से 2 पिस्टल और 4 ग्रेनेड भी बरामद किए गए हैं, और ड्रग्स की बात की गई है कि ड्रग्स भी बरामद किए गए हैं। और पुलिस का कहना है कि उसकी कीमत जो है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तकरीबन 65 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और इससे पहले भी पुलिस ने दावा किया कि कुछ ओवरग्राउंड वर्कर से तकरीबन 15 दिन पहले जो है भारी मात्रा में जो है सामान और ड्रग्स बरामद किए गए थे। और आज जिस तरीके से कुपवाड़ा पुलिस का भी कहना है कि अभी, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे होगी, लेकिन अभी यही बताया जा रहा है कि तकरीबन 65 करोड़ रुपए के ड्रग्स भी हैं, और साथ ही 2 पिस्टल 4 ग्रेनेड भी बरामद किए गए हैं, और तो 2 आतंकी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार हुए हैं। और इस बीच आपको बता दें, पाकिस्तानी मीडिया में जोधपुर से पाकिस्तान गए एक ऐसे हिंदू परिवार का किस्सा छाया हुआ है जो हिंदुस्तान नहीं लौट पा रहा। दरअसल लीलाराम अपनी पत्नी जनता माली और 3 बच्चों के साथ जोधपुर से 10 फरवरी को पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बीरपुर खास जिले में मोडो में रिश्तेदारों से मिलने गया था। इन लोगों को 20 अप्रैल तक वापस लौटना था। लॉकडाउन की वजह से पूरा परिवार पाकिस्तान में फंस गया। अब परिवार में बाकी सदस्यों को लौटने की इजाजत मिल गई, लेकिन महिला जनता माली को नहीं। अब जनता माली को डर है कि वो अपने पति लीलाराम और बच्चों के बिना पाकिस्तान में कैसे रहेंगी, जबकि लीलाराम इस मुश्किल में है कि अपनी पत्नी को छोड़कर हिंदुस्तान कैसे लौटे। बताया जा रहा है कि जनता माली इस्लाम धर्म के नाम पर पाकिस्तान में हो रहे भेदभाव का शिकार हो रही है। लीलाराम के डर की वजह मीरपुर खास के उसी गांव में रहने वाली एक महिला दीपा मेघवाल का किस्सा है, जिसका वहां के कट्टरपंथियों ने अपहरण करके बंधक बना लिया था और उसका धर्म परिवर्तन करा दिया गया था। तो मैं यहाँ पे घूमने के लिए आया था और फंस चुका हूँ यहाँ पे, और 1 महीने के बाद में रह के मैं बाघा बॉर्डर गया था वापस, और वो बाघा बॉर्डर बंद हो चुका था 1 दिन पहले ही। वहाँ से मैं वापस आया हूँ, पैसे खर्च हुए, वापस यहाँ पे लाहौर आया हूँ और इधर उधर घूम रहा हूँ। बस कब मैं इंडिया जाऊँ, कब इंडिया जाऊँ, मेरे को सहायता करिए सर। पाकिस्तान के अंदर जिस ढंग के अभी हालात बने हुए हैं, क्योंकि हमारे पास में ये रोज़ और पूरी दुनिया ये खबरें देख रही है कि वहाँ किस ढंग से टीनेजर्स बच्चियों को किडनैप किया जाता है, उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है और उनकी ज़बरदस्त शादियाँ की जाती है। और अब तो उन्होंने जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनके साथ में भी ये तमाम जुल्म आयद करना शुरू कर दिए हैं। तो ऐसे हालात के अंदर ये भारत सरकार का एक बिल्कुल मानवीय दृष्टिकोण भी रहना चाहिए और उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि वो उनको वहाँ से निकाल करके और यहाँ लाएं। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए। 10वीं में इस साल 83.31% बच्चे पास हुए, 12वीं में 74.63% बच्चे पास हुए हैं। यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में रिया जैन टॉपर बनी, जिन्होंने 96.67% अंक हासिल किए। यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में अनुराग मलिक ने 97% अंक हासिल किए। बड़ी खबर यह भी है कि दोनों टॉपर यूपी के बागपत के रहने वाले हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षा में इस बार भी लड़कियों ने ही बाजी मारी है। मैं खास तौर पर अपनी उन सभी बालिकाओं को जिन्होंने सम विषम परिस्थिति के बावजूद अच्छा स्थान प्राप्त किया है, उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। हमारे लिए प्रसन्नता का विषय ये है कि कोविड-19 के बावजूद हाई स्कूल का परिणाम इस बार 83.31% रहा है और इंटरमीडिएट का परिणाम 74.63% रहा है, जो विगत वर्ष की तुलना में बेहतर स्थिति की ओर इशारा करता है।
सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ पत्रकार और न्यूज 18 के एंकर अमीश देवगन के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर किसी भी तरह की जांच और कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अमीश देवगन पर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर टिप्पणी करने का आरोप है और उनके खिलाफ देश के अलग अलग जगहों पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी एफआईआर को रद्द करने की अमीश देवगन की याचिका पर सभी पक्षों को नोटिस जारी कर 8 जुलाई तक जवाब मांगा है। अमीश देवगन की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कोर्ट को बताया कि 15 जून को कार्यक्रम के दौरान गलती से उनके मुंह से एक शब्द निकल गया था और वो उसके लिए सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांग चुके हैं। अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। अमीश देवगन के खिलाफ विभिन्न शहरों में हुए एफआईआर के खिलाफ याचिका में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया। माननीय न्यायालय ने सभी कंप्लेनेंट को इस याचिका में पार्टी बनने का आदेश दिया है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने सारे कंप्लेनेंट एफआईआर में यथास्थिति रखने का आदेश दिया है। इनके खिलाफ किसी भी सख्त कार्रवाई करने से भी मना किया है। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई 2020 को होगी।